अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद एक चीज़ जो सामने आनी चाहिए थी वो यूनिटी आनी चाहिए थी सियासी मैदान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास के अंदर शामिल नहीं हुई, जिससे वो चीज़ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि तमाम सियासी जमातें एक ही ज़बान में बात करें और पूरे तरीके से पूरी कुव्वत के साथ रियासत उन अनासर को कुचल दे जो यहाँ पर खून रेजी में या दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं। लेकिन कितना अरसा हम ये स्टेलमेट वाली कैफियत बरकरार रहेगी पाकिस्तान में और इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर पे और सीनियर रहनुमा हैं PMLN से। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी। राना साहब, आम तौर पर मुश्किल हालात में सियासी हमांगी जो होती है वो रास्ता निकालती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन जमातें एक तरफ है और हुकूमत दूसरी तरफ बैठी है। कितना अरसा हम ऐसे आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, देखिए, इसमें अगर आप इस सूरत हाल का थोड़ा बेलाग और गहराई में तज्ज़िया करें तो अपोजिशन से मुराद PTI है, और PTI जो है वो दूसरी साइड पे नहीं बैठी, या उसका कोई इसके बारे में ऐसा नहीं है कि उनका कोई नुक्ता नज़र जो है उसका इख्तलाफ है। वो बिल्कुल उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो कर रही हैं, और जो कुव्वतें उस दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही हैं, और जो कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही हैं, वो इस वक्त उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। सर, PTI को अब दहशत गर्दों से जोड़ना मुनासिब नहीं है? नहीं, ये उनको दहशत गर्दों से जोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस और दुख की बात ये है कि वो अपने सियासी मफादात के ज़ेरे असर वो ऐसे इक़दामात उठाने जा रहे हैं या वो ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए। आप मुझे बताएं कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, उस वाक़या के होते ही इंडियन मीडिया जो कह रहा था उनकी हम नवाई कौन कर रहा था? क्या वही अकाउंट्स नहीं कर रहे थे जो कि नॉन PTI के अकाउंट्स हैं? और सूरत हाल ये है कि ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि इंडियन मीडिया इनकी तईद कर रहा है या ये उनकी जो है वो तईद कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखें कि महरंग बलोच साहबा जो हैं, बावजूद कि हर तरफ से जो है ये डिमांड आई है, उन्होंने उस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। उन्होंने उन दहशत गर्दों की जो उस वाक़े में मुलव्वस है उनकी जो है वो मज़म्मत नहीं की। और अब मुबैना तौर पे जो बात ये कही जा रही है कि उन दहशत गर्दों की डेड बॉडीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो हंगामा राय में एहतजाज किया है, आप मुझे बताएं कि अब किस तरह से आप उनको अगर कोई उनके मतलब कोई जस्टिफाई उनको करना भी चाहे तो किस तरह से करें उनको? अच्छा राना साहब, हम और इसी तरह से PTI को आप मुझे बताएं कि अब इस सूरत हाल में जो है वो उन्हें एक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे आप किस तरह से जो है वो उनको जो है वो डिफेंड कर सकते हैं या किस तरह से उनको इस पैराए में रख सकते हैं? राना साहब, पाकिस्तान की शायद इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात तो हमें वही नज़र आती है, उसकी जो स्ट्रीट लेवल पे सपोर्ट है इमरान खान के लिए, वो इलेक्शन में भी नज़र आती थी। नहीं, बिल्कुल कोई पॉपुलर जमात नहीं है, और ना इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो पॉपुलर है। हाँ, एक जो स्टांस है या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में बयानियाँ कहते हैं, देखें, मज़ामत की जो है वो एक पॉपुलैरिटी है, यानी जो भी एक यानी दौर होता है या जो भी इक़्तिदार होता है उसकी मज़ामत का एक अपना वोट, एक पॉपुलैरिटी है। हमने सारी ज़िंदगी जो है वो मज़ामत की सियासत की है। ये सारी ज़िंदगी तो नहीं की सर। नहीं, 1992 से लेके 2022 तक आप एक इवेंट मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर लें, जितनी लंबी मज़ामत की सियासत मियाँ नवाज शरीफ ने की है
PMLN ने की है, कोई और बताएं कौन? सर वो सारी उम्र हमने की 3 मरतबा हुकूमतें गवाई हैं, सारी उम्र और की 2 मुज़ाहमत मरतबा एक जो है तरफ वो हुकूमत से निकले हैं। नहीं, एक तो मुल्क से जो है वो जलावतनी एक तो आपकी जो नवाज शरीफ साहब का आगाज़ था वो आगाज़ ही IGI से था, तो वो जितनी बड़ी मुज़ाहमत थी, मुझे और आप दोनों को पूरे हक़ाइक़ पता है कि IGI कितनी बड़ी नहीं, आप मुज़ाहमत मुझे बताएं कि लेकिन ये 2024 में सुन ले 2024 के जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उस दिन के बाद और फिर उसके बाद 2022 तक आ जाएं। नवाज शरीफ उस दिन शायद पहले दिन सियासी लीडर के तौर पर जाने गए थे, जिस दिन उन्होंने कहा था डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो फिर इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं, मज़ामत थी, लेकिन वो मज़ामत 97 में नीचे चली गई ना, 97 में दोबारा बैत कर ली। कहाँ पे? तो इलेक्शन में कैसे आए थे 97 में? ना बिल्कुल नहीं। ये अभी 2024 के इलेक्शन में कैसे आए? चलेगा, बात सुने, अगर 97 में बैत होगी तो फिर 99 में क्या हुआ? वो तो आपकी वो बैत जो है वो 2 साल में वो ऐसी है जैसे इमरान की नहीं 2018 में पूरी मोहब्बत जाके नो कॉन्फिडेंस पे खत्म हो गई। देखिए बात ये पाकिस्तानी सियासत का रूजो सवाल है। देखिए बात ये है कि 99 से फिर अगले आप देख लें 2024 में जो सर आपने मोहब्बत की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं 8 फरवरी 2024 को 2024 में हमने कोई मोहब्बत नहीं की, ना हमसे किसी ने मोहब्बत की है। मामला ये है कि किसी की बेवफाई जो है वो हमारे काम आ गई है। ये पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ को वापसी के ऊपर ट्रीटमेंट मिला था, ये दोनों बातें आपकी सही हैं। एक तो इमरान खान से उनका लव लॉस्ट वो खत्म हो गया था, सारे प्यार मोहब्बत, वो जो नवाज शरीफ के साथ होता है वो आपने उस पर कैपिटलाइज कर लिया। हमने तो नहीं किया, लेकिन जो नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर प्रोटोकॉल मिला, आप बात सच्ची करें कि देखें जो 18 में जो प्रोजेक्ट यानी इमरान खान की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसका लव लॉस जो है वो लव लास्ट जो है वो ख़त्म अगर हुआ तो वो को हमारी एफर्ट से थोड़ी हुआ। प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म हुआ वो इमरान खान की अपनी एफर्ट नहीं सर, लेकिन आपको सच पूरा बोलना चाहिए ना। प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म हुआ तो वहाँ से प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ शुरू हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं? शहबाज शरीफ कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। आपका ये जो फॉर्म 40 ये जो 7 वाला रोला है, ये रोला वो नहीं, वो देखे वो तो फिर 2013 उस वक्त वो था वो RO, उसके बाद 18 में RTS आ गया, अब 2024 में जो है वो फॉर्म 47 आ गया, आगे पता नहीं फिर क्या आएगा। जब तक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं बैठेंगे टेबल पे और अपने, तो हम तो बैठने को तैयार हैं। आप इमरान खान से बातचीत करें? जी नहीं, मामला ये है कि हम तो उस वक्त भी उससे बात करने को तैयार थे जब हमारा ये मौक़िफ़ था कि जी RTS बैठा के हमारी 52 सीटें आपको दी हैं और आपकी गवर्नमेंट बनवाई है, हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन हमने सिस्टम में रह के जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करवाया। उन्होंने पार्लिमानी कमीशन बनाया, हम पार्लिमानी कमीशन में बैठ गए, एक मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो मामला ये है कि हम उस वक्त भी जब वो हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, हमें जेलों में ठोंस रहे थे, उस वक्त भी बैठने को तैयार थे और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो उसके लिए तैयार थे। और पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक नहीं होगा उस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट को दोष दें, किसी और को दोष दें, कसूर तो फिर पॉलिटिकल क़यादत का है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। हम तो अब भी बैठने को तैयार हैं, वो उस वक्त भी हमारे साथ बैठने को तैयार। आपको वो 27 फरवरी वो पुलवामा वाले वाक़े पे आपको मालूम है ना? बिल्कुल, कि हम जाके 2 घंटे हम जाके बैठे रहे वहाँ पे, वो साथ वाले अपने ऑफिस में बैठे थे, वहाँ से वो 10 कदम उठाना कि उस वक्त अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है द देन आर्मी चीफ, वो 1.5 घंटा उसे समझाते रहे कि भी आओ चलें, हमने जाके वहाँ भी ब्रीफिंग। उसने कहा नो, मैं और जाऊँगा तो मुझे इनके साथ सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मैं तो उनको देखना नहीं चाहता, मैं तो उनको जो है वो इनको तो मैंने तो इनको ख़त्म कर देना, मैंने तो उनको छोड़ना नहीं। राना साहब, आपने अभी एक बयान दिया है कि इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांग लें तो रिहाई हो सकती है। क्या ये रियासत की पॉलिसी है कि अगर वो माफ़ी मांग लें 9 मई की तो आप उनको रिहा कर देंगे? देखें, मामला ये है कि आप कुछ भी कहें, मैं तो जो बात मुझे जिस तरह से समझ है मैं उस तरह से करने का आदी हूँ। मामला ये है कि 9 मई के वाक़यात की मुद्दई जो है वो रियासत है या आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्योंकि बराह रास्त उनके घरों पे, उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, घर को आग लगाई गई, एक बहुत बड़े घर को,
तो मामला ये है कि DG ISPR, मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिशियंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ना, और कई दफ़ा जो है वो बातें इधर उधर भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर बात करें और उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो पहले से पूरी तरह से वो जांच पड़ताल ना हो। तो ये उन्होंने, ये जो लास्ट ईयर जब 1 साल मुकम्मल हुआ 9 मई को, तो उन्होंने गालबन 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर बात करनी है, अगर बात को आगे बढ़ाना है, तो पहले सिद्ध के दिल से 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगे। मेरी उससे असेसमेंट ये है, मैंने कोई बात नहीं की DG ISPR साहब से। मेरी ये असेसमेंट है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, जो कि बिल्कुल कही है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी, पूरे मुल्क ने सुनी है, तो फिर उसमें कोई ना कोई गुंजाइश तो होती है ना, गुंजाइश हो सकती है उसमें। अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से बाद में हमें कुछ बातें मालूम हुई, तो उसमें से एक आर्मी चीफ से मंसूब एक था कि फ़ौज इंटरनली भी अकाउंटेबिलिटी कर रही है, तो एक जनरल साहब जिनका कोई एक प्रोसेस चल रहा है, तो जल्दी उनको भी मामला नतीजा खेज हो जाएगा। ऐसी बात हुई उस इजलास के अंदर? जनरल फैज़ के हवाले से इशारा था, मैं राय राज साहब से। जनरल फैज़ का नाम तो खैर नाम नहीं आया, नाम नहीं आया बिल्कुल। लेकिन आर्मी चीफ ने जो 2-3 जो सिग्निफिकेंट बातें हैं, मेरा ख़्याल है कि उनके है वो यानी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। उन्होंने यकीनन ये कहा, क्योंकि बात वहाँ पे ये हुई कि जी गलत पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो है वो मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि जी अगर गलत फ़ैसले हुए हैं तो गलत फैसला करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। मुहासबा हो भी रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर कहा कि जल्दी उसका मामला, उन्होंने कहा कि ये हम तो अगर को हमारी तरफ अगर कोई ये बात हमारे ज़ुम्मे है तो हम तो कर रहे हैं, तो आप भी करें। क्योंकि वहाँ पे 1-2 पॉलिटिशियंस ने ये बात की थी। किस ने की? बहरहाल मेरा ख्याल है कि क्योंकि इन कैमरा थी, तो अगर कोई ख़ुद से बात करे कि मैंने ये बात की है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये बात कि हम तो कर रहे हैं, आप भी करें। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सर, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राना साहब। अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे जनरल फैज़ को ये इल्ज़ाम उसके ऊपर आयद होता है या साबित होता है, जैसे ही भी केस उनका आगे चलता है, कि ये जो लोग पाकिस्तान बसाए गए थे, इसके अंदर उनके रोल को क्वेश्चन किया जाता है, या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान में वापसी के लिए रास्ता मिल गया स्टेट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये बहुत बड़ा चार्जशीट होगी, बहुत बड़ी चार्जशीट होगी। ये रियासत की पॉलिसी एक तरफ है, और अगर किसी इंडिविजुअल ने एक्ट किया हो तो वो फिर आप रियासत की पॉलिसी से मुतसादम कदम उठा रहे होते। नहीं, देखें इसमें इमरान खान साहब का तो अब भी देखें कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है, उसकी मजम्मत जो है वो PTI की तरफ से और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे नहीं आई जैसी थी। नहीं, ये चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि देखें, हम नहीं चाहते कि हम उनको ये कहें, हम ना ये चाहते हैं कि हम उनको उस तरफ जो है वो धकेलें। सियासी मुखालफत में जो है वो ये मुखालफत रहनी चाहिए, ये दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने हमेशा ये कोशिश भी की है, इस तरह से उन्होंने बिहेव भी किया है कि उन्होंने ये सियासी मुखालफत जो है ना, इसको सियासी दुश्मनी बना दी है। अब सियासी इख्तलाफ राय की गुंजाइश रह नहीं गई सियासत के अंदर। नहीं, अब सियासी इख्तलाफ तो अब है ही नहीं, ये तो सीधी दुश्मनी है ये। सर, एक ऑपरेशन वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, उसके ऊपर KP गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, गंडापुर साहब। नहीं, कोई पोजीशन नहीं, पब्लिकली वो कहते हैं कि ऑपरेशन जो मर्जी कहते रहे, कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं, बिल्कुल। ये सिर्फ अपना जो है ना, ये अपनी ज़रूरत के तहत सियासी बयानबाजी है, कोई उनकी पोजीशन नहीं है। इजलास के अंदर उन्होंने पोजीशन नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली, बिल्कुल नहीं। हमायत की उन्होंने इस काम की। उन्होंने यानी जो वो बातें बाहर कर रहे हैं ना, उन्होंने अंदर कोई वो बात नहीं की। और दूसरी बात ये है कि ये कहना कि जी ऑपरेशन में तवाबन नहीं करेंगे, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, भाई ऑपरेशन तो हो रहा है, इजाज़त आपने कौन सी देनी है जी? आप मुझे बताएं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का सेपा सलार जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, एक तो जब ब्रीफिंग हुई है जो जनरल काशिफ अब्दुल्ला साहब ने दी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। उन्होंने कोई उसमें जो है वो जो अब तक हुआ है, जो इस वक्त हो रहा है, जो फ्यूचर प्लानिंग, उसके मतलब पूरी एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी।
उस स्टेटमेंट को जब फर्दर क्वालिफाई किया है अपना आर्मी चीफ ने, तो उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हालत जंग में हैं। आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर ये कहना या सोचना कि जी ऑपरेशन की इजाज़त होगी, ऑपरेशन होगा कि नहीं, भाई जब आप हालत जंग में और जंग शुरू है तो फिर तो सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये बात आउट ऑफ जो है वो कंसिडरेशन और क्वेश्चन है कि जी किसी ऑपरेशन की किसी ने इजाज़त लेनी है या किसी ने शुरू करना है, दैट इज़ देयर। सर 9/11 के बाद हम मुसलसल ही हालत जंग में, लेकिन उसके बावजूद हमने ज़रब अज़ब के बाद, रद्दुल फसाद के बाद, रद्दुल फसाद के होते हुए ये रास्ता खोला इन लोगों के लिए जो दोबारा हमारे इलाकों में घुस आए। हाँ। तो इसमें कहीं हमें वो सवाल जो आप कह रहे हैं, मीटिंग में बाज़ लोगों ने कहा, तो इस सवाल का बड़ा वाज़े 2+2 करना चाहिए कि हम तो 25 साल से हालत जंग में हैं, तो फिर ये रास्ता हमने खोला क्यों? नहीं देखें, बात ये है कि अगर ये जो रास्ता खोला गया उस वक्त की हुकूमत की जो है वो एक पॉलिसी डिसीजन के बगैर तो ये खुल नहीं सकता था। इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और उस वक्त की हुकूमत दोनों का मुश्तरका फैसला है, दोनों को मुश्तरका अपने ऊपर इल्ज़ाम भी लेना पड़ेगा। मुश्तरका फैसला था। अच्छा, अब उसमें ये है कि मुश्तरका फ़ैसला जो मुझे याद पड़ता है उस वक्त जो ब्रीफिंग हुई थी, देखिए उसमें बात तो ये हुई थी कि देखें जी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नाकाबिले इस्लाह हैं, उन्होंने जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उन्हें वो कुछ ही करना है। उन लोगों को तो बिल्कुल ना माफ़ी मिलनी चाहिए ना वो वापस आने चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, कुछ और लोग हैं जिनका कोई तल्लक नहीं है, ना उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ना वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है। तो वो लोग जो हैं, उन लोगों को अगर वो वापस आके अपना आइन और कानून के तहत इस मुल्क का, मुआशरे का हिस्सा बने, तो उनका क्या कसूर है? अब देखें, चलें ये बात तो समझ आती है। उस वक्त ब्रीफिंग में भी जब ये बात हुई और दी देन आर्मी चीफ बाजवा साहब ने ख़ुद इस बात को बड़ी सराहत के साथ उन्होंने बयान किया कि जी उन लोगों को, उनका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन बाजवा साहब से हमने तब सवाल किया था, मुझे याद पड़ता है, कुछ इवेंट किसी पे हमने पूछा था, तो वो कहते थे सिर्फ उन लोगों को इजाज़त होगी जो रियासत के कानून को और आइन को मानते हुए हथियार फेंक बाकियों को इजाज़त नहीं होगी। नहीं। और वो कहते हैं हमने किसी को बसाया ही नहीं है लाके। अब हुआ ये, प्रोसेस अप्रूव नहीं था हुआ। अब हुआ ये है कि जो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसमें जिनको इजाज़त होनी चाहिए थी, जो दहशत गर्दी से मुतल्लक नहीं थे, जो बेकसूर थे, उनको तो पता नहीं इजाज़त मिली या नहीं मिली। लेकिन वो जो आए हैं ना, वो सारे वो आए हैं जो आने के काबिल नहीं थे, जिनको इजाज़त नहीं थी। तो ये उन्होंने आगे फिर वही काम शुरू कर दिया। किसी को जवाब देना चाहिए ना कि लोग कैसे वापस आए। हमने बाड़ लगाई, फेंसिंग की, सारा कुछ किया, फिर ये लोग अंदर कैसे आ गए? किसी को तो जवाब देना चाहिए। बस देखें, वो आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो कितना सॉफ्ट है। सर, एक नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी बार बार सवाल आ रहा है। वो कहते हैं कि एक तरफ इमरान जेल में था, उसकी पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो आप तनकीद करते हैं नहीं आए, नवाज़ शरीफ क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में PMLN की तरफ से फर्दर जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन की जरूरत सर नहीं। कोई फैसला आपकी जमात नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती, माजरत के साथ। लेकिन नवाज शरीफ वहाँ ना हो और आप ऑपरेशन और सिक्योरिटी मैटर डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, नहीं काबिल कबूल नहीं है। सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे स्पीच की है, जो उन्होंने स्पीच की है, वो तो ना आपको पता, आपको तो सिर्फ उसका पता ना जो एलानिया हुआ है। एलानिया जो उसमें तो बेसिक थिंग्स जो है वो, जो एक सीधा सीधा मामला होता है वही होता है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे स्पीच की है, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो न सिर्फ कंसल्टेड होगा बल्कि परमिटेड होगा बाय दी पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ। तो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर ये मुनासिब समझा कि इस ब्रीफिंग को प्राइम मिनिस्टर ही लीड करें, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला है। मेरे ख्याल में सियासी बसीरत ही होती कि अंदर बैठे होते ताकि पॉलिटिकल ओनरशिप होती। उन्होंने ओनरशिप नहीं ली। नहीं, पॉलिटिकल ओनरशिप, देखें मामला ये है कि अगर उनकी अपना जो है वो इस बात को तईद हासिल है तो ओनरशिप है। अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कोई पार्टी का कोई
कोई तीसरे चौथे दर्जे का लीडर तो नहीं है, वो शहबाज साहब का पहले दर्जे का लीडर है। शहबाज साहब का आमतौर पे स्टाइल ही होता है कि जनरल बाजवा वाली जिस ब्रीफिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी वो जनरल बाजवा की मददसराई करते रहे थे। ना बिल्कुल नहीं, तो नहीं ऐसे ही करते वो तो वैसे ही। अब और अभी वाले लोग उनके ऊपर जो है ना वो इस बात को, सर वो 12 में पुल का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कुछ छोड़े नहीं थे, 4-5 पिछले जितने थे सबकी तारीफें कर दी थी। नहीं चले वो अगर, लेकिन देखें मामला ये है कि वो हमेशा जो है वो अपना, यानी ये मैंने उनको देखा है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, जो उनका नुक्ता नज़र होता है या जो उनकी राय होती है कभी उन्होंने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पूरी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी राय रखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पार्टी फैसला कर ले तो उसके बाद फिर वो ठीक है, फिर साथ ही होते हैं। सर एक सवाल लास्ट आपसे पूछ लूँ, बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, कुछ एरियाज़ में आपको ऑपरेशन करना है, कुछ एरियाज़ में आपको पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, नहीं तो इस तनाज़े को आप समेट नहीं सकते, आपको समेटना है इसको। वो पॉलिटिकल प्रोसेस कौन लीड करेगा? देखें पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो लीड करना चाहिए। हम उसमें बिल्कुल इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन देखें मामला, सर आप तो हुकूमत है, आप ही ने तो लीड करना है। देखें सुन लें, मामला ये है कि वहाँ पे जो इस वक्त दहशतगर्द हैं वो इस स्पेस को जो है वो कम से कम करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश में पॉलिटिकल फोर्सेस को टेबल पे बैठना चाहिए। हम बैठने को तैयार हैं, हम बैठ रहे हैं। वो दूसरी तरफ से उस तरह का तआवुन जो है वो नहीं मिल रहा और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये दहशत गर्दों को फर्दर जो है वो अगर स्ट्रेंथ मिलती है तो उन्होंने को क्या उनके साथ कोई अच्छा सलूक करना है। मैं समझता हूँ कि जो अगर दहशतगर्द जो कोई ऐसा प्लान है कि बलूचिस्तान से पार्टियों को आप वफाक में दावत दें, एक सियासी अमल शुरू करें, बैठें या एक मेज़ के ऊपर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें उनके साथ? देखें हमने तो अब भी जो है वो मैंगल साहब को जो है वो बराह रास्त उनको रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ। महमूद खान अजीज़ी साहब को बराह रास्त रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो तशरीफ़ लाएँ। और हमें अब मालूम ये पड़ा है, अब किसी दिन उनसे मुलाकात होती है तो उनसे गिला करेंगे। हमें पता चला है कि ये पीटीआई की जो बाईकाट की मुहिम थी, पीटीआई तो खैर पहले बाईकाट पे बैठी थी, तो अचक जही साहब ने उसको इंडोर्स किया, उसको यानी उन्होंने इकट्ठा बाईकाट तईद की। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कहीं कोई सोच है पार्टी के अंदर कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसके अंदर नरमी लाई जाए? पिछले 1-2 रोज़ के अंदर बाज़ खबरें ऐसी सामने आई जिससे ये तासुर मिलता है। देखिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या है, मुझे तो नहीं पता कि हमारा कोई बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हमारा बयानिया प्रो जमहूरियत है, प्रो इंसानी हुकूक है। हम तो ये कहते हैं कि आइन पर अमल हो, आइन के जो दायरे हैं उनके अंदर रहकर हर इदारा काम करे। तो इसको आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर कहते हैं तो मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है। हमारा बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं है। इमरान खान साहब हर दफ़ा ये कहते हैं फ़ौज मेरी है, हम फ़ौज के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये उनका बयानिया है कि अवाम और इदारों के दरमियान कोई फासला हो। तो हम तो कौम की जगानगत, इदारों की ताकत बनने के लिए खड़े हैं। तो इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहा जाता है? अगर ये कहता है कि हम ये कबूल कर लें कि राजा साहब, लेकिन इमरान खान से ही मंसूब बयान है ना कि कब्र तक पीछा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बादशाह सलामत, और ये सब बातें उन्हीं से मंसूब है ना? नहीं, देखिए किसका पीछा करूंगा, उन्होंने किसी फर्द के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने उसूल की बात की। फर्द की बात की, उन्होंने कहा है कि मैं खड़ा हूं, मुझे फर्द की बात नहीं मैं आपको बता दूं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरी उनसे हालिया मुलाकात भी हुई है, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उन्होंने यही कहा था पिछले हफ्ते भी कि जिस उसूल के लिए मैंने 20 महीने जेल में गुजार दिए हैं, मैं मजीद वक्त भी गुजारूंगा। अल्लाह ताला
हमें कामरान करेगा। मैं बहुत जल्द बाहर भी आ जाऊंगा, लेकिन किसी समझौते के नतीजे पे नहीं। मैं बिल्कुल इस बात पे मुस्तहकम हूँ और आखिर दम तक मुस्तहकम रहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नागुज़ीर है, इंसानी हुकूक की पामाफ में खड़ा रहूँगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी फ़र्द के हवाले से वो कोई बुग़्ज़ नहीं रखते। वो बारहा ये कह चुके हैं कि मेरी ज़ात अहम नहीं है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का आइन अहम है। इसके लिए मैं कुछ भी करने को राजा साहब, इमरान खान की रिहाई हो जाए जेल से और वो बाहर आ जाए, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर भी मुझे बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान में सियासी माहौल इस काबिल हो जाए कि जहाँ सियासी जमातों को और लीडर्स को काम करने की आज़ादी हो। लेकिन आज आपके वजाहती बयानात हैं, ये इमरान खान की पोजीशन नहीं थी। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, उनको वो खाने में कुछ देने के हवाले से चीज़ें सामने आई थी, तो बाई नेम आइडेंटिफाई करके आर्मी चीफ के लिए बयानात थे। लेकिन आज आपने उनकी वजाहत करके उनके अंदर नरमी पैदा कर दी है, तो करें, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। सियासी लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। देखिए, मैं अर्ज़ करूं, मैं पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से जो खान साहब से मिल रहा हूं, बारहा उन्होंने ये कहा है और हमने इसका बयान भी किया है कि किसी मैं शख्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी इदारे की तज़हीक नहीं चाहता। वो बार बार ये देखिए, उनको अगर किसी दिन इस बात का अफसोस हो या गुस्सा हो कि उनकी बेगम साहबा के हवाले से कोई ऐसा बर्ताव किया गया है जो मुनासिब नहीं है, उनकी ग़िज़ा के हवाले से, उनकी नमाज और उनकी रिहाइश के हवाले से, तो उनका गुस्सा फितरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी पालने में चले हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो सिर्फ एक इस बात पे गुस्सा है कि जो एक खातून के हुकूक हैं, जो एक कैदी के हुकूक हैं, वो तो उनको मिलने चाहिए ना। और उनके ऊपर जो मुकदमे बने हैं, हम समझते हैं वो नाहक हैं। अलकादिर में उनका कोई रोल ही नहीं है। आप अगर पूरे के पूरे मुकदमे को दुरुस्त भी मान लें तो वो उसमें कहाँ हैं। इसलिए जिस तरह से उनको मातूब किया जा रहा है, उनको जेल में रखा जा रहा है, वो एक और मामला है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के मसाइल का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारे, उस हवाले से खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो हर कुर्बानी भी देने को तैयार हैं, और लेकिन वो समझौता उसूल पे करने को तैयार नहीं है। वो किसी से कोई ज़ाती बुग़्ज़ नहीं रखते। अच्छा राजा साहब, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं उसी की तरफ आज चाहूँगा कि थोड़ा सा एक आध और आपसे बात कर ली जाए। सियासी लीडर्स के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो शायद वो सूरत हाल अभी पैदा ही ना होती जिसमें अभी इमरान, अभी भी नवंबर वाले आपके एहतजाज से पहले भी बैकडोर जो चैनल आपका खुला था, उस चैनल के अंदर भी ये चीज़ें सामने आई थी। फिर इमरान खान के बयानात के ऊपर इसरार हुआ, मुतालबा हुआ कि इमरान खान ऐसे बयानात देने से गुरेज करें, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ें अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो आगे बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ी क्यों नहीं? देखिए, ये पेचीदा मामलात हैं, पूरी बात तो टीवी पे नहीं हो सकती और शायद मुझे खुद पूरी बात का इल्म भी ना हो। ये मामलात जो हैं इतने सादा नहीं हैं जितने दिखते हैं। इनमें बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी ताकतें हैं जो इस अमल में शामिल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब वक्त आएगा तो होना यही है इस मुल्क में कि जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सबको बैठना पड़ेगा और आइंदा का रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा। कोई मुल्क इस कर्ब में नहीं रह सकता। जो इस वक्त हम सूरत हाल बलूचिस्तान में देख रहे हैं, सिंध में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, इसके लिए कौमी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पे होगी, वो गुफ्त शुनीद की बुनियाद पे होगी, वो एक मेज़ पर बैठ कर मामला तय करने की बुनियाद पे होगी। लेकिन उससे पहले जो जबर है उसको ख़त्म होना होगा। कल 23 मार्च का दिन था, हमने जहाँ कहीं भी ये दिन मनाने की कोशिश की गई। आपको सियासी, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आपने ये जो बड़ा जोर देकर, दुरुस्त जोर देकर कहा कि इस क्राइसिस का हल एक ही है कि सारे लोग एक मेज़ के ऊपर बैठें और बात करें। आपने पूरा जोर दिया इस बात के ऊपर और दुरुस्त जोर दिया। लेकिन NSC के ऊपर मौका आया था इकट्ठे बैठने का, आप नहीं बैठे। आपको बैठना चाहिए था, वहाँ अपनी बात करनी चाहिए थी। यही नुक्ता नज़र जो आप मेरे सामने रख रहे हैं, सलमान नकम राजा उस मीटिंग के अंदर यही बात कहते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए था। नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए, उधर तो बात सिर्फ इतनी थी, हमने ये कहा कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। क्यों नहीं मिलने दिया गया? देखिए, आज तो अदालत ने भी कहा कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। तो ये जो था कि नहीं हम मिलने देंगे, ये गलत रविश थी।
दूसरी बात हमारी ये थी कि एक छोटे इज्तिमा में क्यों ये मामला तय किया जाए जहां 40-45 लोग हों, उनके हकीकी नुमाइंदगान का आप नहीं सुनेंगे तो हर ये सेशन जो है एक दिखावा होगा महज। तो आपको असल लोगों को सुनना है जो हकीकी नुमाइंदे हैं। सिर्फ हाथ से चुनी हुई एक पार्लिमान के भी एक मखसूस तबके को सुन के आप मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। ये अपने आप को फरेब देने वाली बात है। बिल्कुल अचकज़ई साहब ने दुरुस्त कहा कि आप एक APC बुलाएं जिसमें हकीकी नुमाइंदों को बुलाएं, दानिश्वरों को बुलाएं, या कम अज़ कम एक जॉइंट सेशन बुलाएं जहां KP के तो कम अज़ कम तमाम नुमाइंदगान मौजूद हों जिनको आपने बलूचिस्तान में मुंतखब होने दिया है। कम अज़ कम उनको तो सुन लीजिए, शायद कोई आपको बात पता चले। ये 40 लोगों पर महदूद बंद कमरे की मीटिंग जो है हम समझते हैं मसाइल का हल नहीं है। तो हम अब भी कह रहे हैं जॉइंट सेशन बुलाओ, हम उसमें बैठेंगे। सर, आपका NSC में जाना एक मुस्बत जेस्चर होता और उसके साथ आप ये मुतालबा करते, ये जॉइंट सेशन वाला, मैं इसका पूरी आपको सपोर्ट करता हूँ एयर बैठ के, जॉइंट सेशन भी होना चाहिए। लेकिन आप मौके के ऊपर आप एहतजाज को अपना इस शक्ल में ले जाते हैं जहां आप स्किप कर देते हैं उस जगह पे जहां नेशनल यूनिटी चाहिए। बलूचिस्तान बहुत सीरियस मैटर है, शायद KP से भी बढ़कर। अगर बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए, और वहाँ आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों ने हमें बैठना चाहिए, हमें फिल फॉर बैठना चाहिए। हमें इमरान खान साहब से मशवरा करने दीजिए, हम फिल फॉर बैठेंगे। एक नया सेशन बुलाइए, उसमें हकीकी नुमाइंदों को बुलाइए। ये जो 40 बंदों का सेशन था इसमें जरा वसअत दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो सही डगर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये दोबारा आपसे समझ लूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी जो अभी आपने दी। आप कह रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान से एक दफ़ा कंसल्टेशन कर लें, तो एक दोबारा NSC का इजलास बुलाइए, तो उसमें हम फिर अपनी पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ बैठेंगे। ये कह रहे हैं आप जी, और थोड़ा सा उसको वसअत दीजिए। देखिए, इसमें यह हो रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों के जो नुमाइंदगान हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें यह कहा गया कि आप 12 या 14 नाम दीजिए। इसी तरह बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों के जो लोग थे उनको मौका नहीं मिल रहा था कि इस इजलास में आए। हम ये कहते हैं कि ये बड़ा इजलास होना चाहिए, 80 लोग भी हो सकते हैं, 40 ही क्यों, अगर आपने जॉइंट सेशन नहीं बुलाना। तो इसकी जो हैयत है उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, ताकि एक ये कोई मानी खेज इजलास हो, इसका कोई नतीजा और जो असल मामलात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हो सके। अगर आप 40 गिने हुए लोगों को, चुने हुए लोगों को बिठाएंगे, वो सरे तस्लीम खम करेंगे और एक फैसला नाफिज हो जाएगा, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमने जो किया वो मुल्क की भलाई के लिए किया कि एक वाकयातन मानी खेज इजलास हो, तो तब हम आगे बढ़ें। ये ना हो कि इस इजलास में फैसले हो जाएं जो फैसले दुरुस्त ना हो और हम बाद में पछताएं। सर, एक राना सनाउल्लाह साहब से मंसूब बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांग लें तो रिहाई का रास्ता निकल सकता है। क्या पार्टी की कई कंसिडरेशन है कि मजम्मत कर देते हैं खुले तरीके से 9 मई की दुरुस्त नहीं है और हम उसकी माफ़ी भी मांग लेते हैं अगर हमारा कोई रोल है? कोई है कहीं सोच ऐसी? देखिए, ये एक बड़ा मकालमा होगा। आप सिर्फ 9 मई को अलहदा से उठा के एक नुक्ते पे बात नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को सामने रखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब हम बैठेंगे एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि तमाम मामलात पे बात हो, तो मैं समझता हूँ तमाम मामलात का हल निकल आएगा जो इंशाअल्लाह सबको काबिल कबूल होगा। सब मामला से मुराद यह है कि उसमें आप ये 9 मई वाले मामले पे माफ़ी मांगने को भी कंसिडर करने पे आमादा होंगे? देखिए, माफ़ी का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस हवाले से कोई ना कोई गुफ्तगू होगी। मैं जानता हूं खान साहब का इस हवाले से बयानिया क्या है और वो मुस्बत बयानिया है, लेकिन इस वक्त मैं अलहदा से 9 मई की बात नहीं करना चाहता। मेरी गुजारिश यही है कि 9 मई वाहिद मामला नहीं है, और भी मामलात हैं, 6, 8, 10 मामलात हैं। इन पे एक सेशन हो, इस पे हम बैठते हैं और तमाम मामलात का हल मैं समझता हूँ निकाला जा सकता है। लेकिन आज तो राजा साहब आपका मुझे बात सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने गुंजाइश पैदा की, आपने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की। आप कहते हैं कि 9 मई पे भी बात कर लेंगे, उसमें रास्ता निकाल लेंगे, तो ठीक है। लफ्ज़ का लाजमी माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसके अंदर अगर रास्ता जमात मादा है तो ये तो बड़ी पॉलिटिकल प्रोग्रेस होगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अगर आप खुद थोड़ा सा पीछे जाके खान साहब के बहुत से बयानात देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि 9 मई के हवाले से उनका बयानिया क्या है, और वो ऐसा बयानिया है जो मैं समझता हूँ बिल्कुल हकायक के भी करीब है, और उसमें हर इदारे और हर जमात की ताज़ीम जो है वो कायम रहती है। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।